अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट जो है ये एक अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कंसाइनमेंट के टॉपिक में, वो डिस्कस करेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा रोड मैप है सिंपल सा। तो आइए चलते हैं कंसाइनमेंट की तरफ। तो कंसाइनमेंट बेसिकली है क्या? कंसाइनमेंट को समझने के लिए आपको दो पर्सन आपको माइंड में रखने हैं। एक पर्सन तो वो है जो कि ऑनर है गुड्स का, यानी कि प्रोड्यूसर भी हो सकता है ये। और प्रोड्यूसर मतलब कि जो गुड्स बना रहा है, इसको हम मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो गुड्स का मालिक है या गुड्स बना रहा है या गुड्स पैदा कर रहा है, जो भी गुड्स का मालिक है, ऑनर है, वो शख्स चाहता है कि उसकी गुड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा मार्केट्स में सेल हो। एक तो वो मार्केट में सेल कर ही रहे, एक मार्केट में तो ऑलरेडी उसकी गुड्स जा रही हैं, लेकिन वो चाहता है कि उसकी गुड्स जो है वो किसी दूसरी मार्केट में भी जाए, यानी कि वो अपने बिजनेस को बेसिकली एक्सपैंड करना चाह रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाह रहा है। तो उसके लिए वो चाह रहा है कि मैं अपनी गुड्स अब किसी दूसरी मार्केट में सेल करूं। अब ये उसकी ख्वाहिश है, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। अब ये जो बिजनेस की एक्सपेंशन है ये कई तरीकों से हो सकती है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन एक तो मैं यहाँ पर आकर बता देता हूँ, जैसा कि किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी मार्केट में फ्रेंचाइज ओपन की जा सकती है, या किसी दूसरे शहर या मार्केट में एक कह रहे हैं ब्रांच ओपन की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह भी बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन एक और तरीका भी होता है बिजनेस को एक्सपैंड करने का, और वो है कंसाइनमेंट का मेथड। यानी कि अगर ये जो ऑनर है, ये जो प्रोड्यूसर है गुड्स का, ये अगर चाहता है कि मैं दूसरे शहर में ब्रांच बनाने का रिस्क ना लूँ, क्योंकि मैं रिस्क इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये वहाँ पर अगर ब्रांच बनाता है तो ब्रांच बनाने के लिए ठीक ठाक इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहता कि वहाँ पर ब्रांच भी बनाए और फिर वो ब्रांच अगर चले भी ना तो इसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ये शुरू में चाहता है कि ब्रांच वाली पैसे वहाँ पर लगाए बगैर कोई ऐसा तरीका हो कि वहाँ पर मेरी गुड्स बिकना शुरू हो जाएं। तो इसको कंसाइनमेंट का मेथड जो है वो सूट करेगा। इस कंसाइनमेंट में क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये किसी दूसरी मार्केट में एक ऐसा शख्स ढूंढेगा जो उस मार्केट को जानता हो, उस मार्केट में काम कर रहा हो, और उस मार्केट के जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखता हो, उनकी यानी कि कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को जानता हो, उनकी पेइंग कैपेसिटी को जानता हो, और उनके टेस्ट वगैरह को जानता हो कि वो इस तरह की गुड्स यूज़ भी कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते। ये अगर कोई ऐसा शख्स इसको उस मार्केट में मिल जाता है तो ये जो प्रोड्यूसर है ये उस शख्स से रब्ता करेगा और उससे कहेगा कि भाई आप मेरे लिए काम करो, उस मार्केट में रहो, मैं आपको वहाँ पर ही गुड्स पहुँचाऊँगा, आप वहाँ पर मेरी गुड्स लेके उस मार्केट में सेल करें, और सेल करके जो पैसा होगा वो आप मुझे भिजवाएं, और इस सेल के बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। और अगर ये शख्स राजी हो जाता है तो ये दोनों पर्सन जो हैं, यानी कि प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स और ये जो शख्स है जो एजेंट के तौर पे काम करना चाह रहा है, ये दोनों आपस में कोई मुआहदा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो ये बंदा जो है एजेंट जिसे हम कह रहे हैं, ये इस चीज़ पे राजी हो जाता है और ये जो प्रोड्यूसर है ये इसको गुड्स सेंड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो गुड्स आ रही हैं ये उसकी कंसाइनमेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ गुड्स पे ही मुश्तमिल नहीं होती कंसाइनमेंट, इसके अंदर काफ़ी सारे और एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं। इनके अंदर फ्रेट के चार्जेस हो सकते हैं, कैरेज चार्जेस हो सकते हैं, सैलरीज वगैरह जो एजेंट दे रहा है उसके चार्जेस हो सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जब ये गुड्स भेजता है और ये बंदा जो है एजेंट उन गुड्स को रिसीव करता है और फिर उन गुड्स को आगे कस्टमर को सेल करके पैसे इकट्ठे करता है, और पैसे इकट्ठे करके अपना कमीशन लेता है उस सेल्स के ऊपर, और बाकी जो पैसे होते हैं वो वापस प्रोड्यूसर को यानी कि गुड्स के ऑनर को भिजवा देता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कंसाइनमेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग इसको, ये जो गुड्स जा रही हैं इस गुड्स के पैकेज को भी कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान अगर ये वायदा हो जाता है तो ये कंसाइनमेंट का वायदा होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम लोग कंसाइनमेंट की अगर ज़ुबान इस्तेमाल करें, यानी कि कंसाइनमेंट की जो पर्सनल जो अपनी लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है,
उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो प्रोड्यूसर है या ऑनर ऑफ द गुड्स है, ये जो गुड्स भिजवा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंसाइनर है। यानी कि अकाउंटिंग की ज़ुबान में गुड्स भेजने वाले को कंसाइनर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एजेंट है जो इन गुड्स को वसूल कर रहा है और आगे उनको बेचने पे राजी है, इसको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जितनी भी स्लाइड्स आएंगी इससे ऑनवर्ड जितना भी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ये कंसाइनर और कंसाइनी का वर्ड यूज़ करेंगे। तो कंसाइनर आपको समझ आ गया कि कंसाइनर गुड्स को भेजने वाले का नाम है और कंसाइनी जिसको गुड्स भेजी जा रही हैं उसका नाम है, ठीक हो गया। कंसाइनर और कंसाइनी भी समझ आ गया। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुड्स के ऊपर जो खर्चे आते हैं। अब कंसाइनर जब गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, तो जाहिर बात है वो फ्री में तो नहीं जाएंगी गुड्स, उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर गुड्स ऐसी हैं कि उनको पैक करवाया जाएगा पहले, तो पैकिंग का खर्चा आएगा, और उसके बाद कंसाइनर जो है उन गुड्स को लोड करवाएगा किसी व्हीकल के ऊपर, यानी कि ट्रक हो सकता है या ट्रेन हो सकती है या एरोप्लेन हो सकता है, किसी कोई ना कोई तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा जिसके थ्रू वो गुड्स भिजवाई जाएंगी। उन गुड्स को भिजवाने के चार्जेस भी होंगे जिसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। इसी तरह लोड करवाने के चार्जेस भी होते हैं जिसको हम लोडिंग चार्जेस कहते हैं। और कंसाइनर को ये भी खतरा होता है कि रास्ते में ये ना हो कि कहीं गुड्स एक्सीडेंट की वजह से या आग लगने की वजह से या किसी भी वजह से गुड्स का नुकसान होने का खदशा है, तो कंसाइनर के पास एक ऑप्शन होती है कि वो रास्ते की इंश्योरेंस करवा ले, जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ठीक है, रास्ते की इंश्योरेंस। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसाइनर को बियर करने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये जो गुड्स हैं, फर्ज करें ये गुड्स जो हैं ये बाय ट्रेन गई हैं, तो ट्रेन जो है वो कंसाइनी के गोदाम पे तो नहीं जाएगी, ट्रेन तो जाहिर बात है रेलवे स्टेशन पे जाके रुक जाएगी। अब कंसाइनी को गुड्स लेने रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, और अगर वो बाय एयर गई हैं तो फिर डेफिनेटली उसको एयरपोर्ट से जाके वसूल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो ट्रक के थ्रू गई हैं तो हो सकता है ट्रक उसके गोदाम के सामने पहुंच जाए, लेकिन अगर ट्रेन के थ्रू गई हैं तो कंसाइनी जो है ये अपनी गुड्स वसूल करेगा रेलवे स्टेशन पे जाके। रेलवे स्टेशन पे जाके वो अनलोड करवाएगा, उतरवाएगा गुड्स को ट्रेन से, तो अनलोडिंग के चार्जेस कंसाइनी को देने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वो गुड्स को लेके आएगा अपने गोदाम में, जब गोदाम में लेके आएगा तो गोदाम में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है गोदाम जो है वो किराए पे लिया तो गोडाउन रेंट पे करना पड़ सकता है। इस तरह गुड्स को अगर संभाल के रखने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अगर कोई बंदे रखे हुए हैं कंसाइनी ने, तो उनको वो सैलरीज भी दे रहा होगा, तो सैलरीज का भी एक्सपेंस कंसाइनी के खाते में पड़ रहा है। लेकिन ये जितने भी याद रखना है आपने कि ये जो कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा है, ये कंसाइनी जितने भी एक्सपेंसेस करेगा ये सारे एक्सपेंसेस अल्टीमेटली रीइंबर्स करवा लेगा, यानी कि ये वसूल कर लेगा। किससे वसूल करेगा? कंसाइनर से, क्योंकि कंसाइनी ने अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस नहीं करने होते, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं है। ये गुड्स के ऊपर जितना भी खर्चा होगा ये कंसाइनी ने अल्टीमेटली कंसाइनर से लेने होते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनर से वसूल कर रहे हैं? इसके एक बेसिक रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि कंसाइनर ने जब गुड्स भिजवाई हैं कंसाइनी को, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सिर्फ भिजवाई हैं, उसको बेची नहीं है। ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसाइनर ने गुड्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट की हैं, यहाँ पर ट्रांसफर की हैं, यहाँ पर गुड्स बेची नहीं है। इसका मतलब है कि ये गुड्स कंसाइनी के पास जितनी देर भी पड़ी रहेंगी, उन गुड्स का जो ऑनर है वो कंसाइनर ही रहेगा, ठीक है। कंसाइनी सिर्फ एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, वो सिर्फ चीजों को संभाल के रख रहा है और आगे उन चीजों को बेचेगा, बस। ये जो कंसाइनर, ये जो गुड्स आई हैं कंसाइनर की, ये कंसाइनी की पोजेशन में आई हैं, कंसाइनी की ऑनरशिप में नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए जितना भी स्टॉक है गुड्स का वो कंसाइनी के पास पड़ा रहेगा, लेकिन उस स्टॉक का मालिक कौन होगा? कंसाइनर। इसलिए कंसाइनी जितने भी खर्चे कर रहा है वो अपनी गुड्स पे नहीं कर रहा, वो कंसाइनर की गुड्स पे खर्चे कर रहा है। इसलिए वो खर्चा किसके खाते में पड़ेगा? कंसाइनर के खाते में। कंसाइनी अपनी पॉकेट से एक दफा तो पैसे दे देगा, लेकिन बाद में वो पैसे ले लेगा कंसाइनर से, ठीक हो गया। इसलिए ये याद रखना आपने कि कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो कंसाइनर को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन जो कंसाइनी खर्चे कर रहा है वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी कंसाइनर को ही बियर करना पड़ेंगे, ठीक हो गया। एक्सपेंसेस के लिए समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं कि जब ये गुड्स सेल हो जाएंगे, कंसाइनी ने जाहिर बात है गुड्स लेके रखी हुई है अपने पास, तो क्या उसने गोदाम में संभाल के रखने के लिए ली है? नो 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 नो, ये गुड्स उसने आगे बेचनी है कस्टमर्स को। जब तक वो सेल नहीं होगी कंसाइनी की आमदनी नहीं होगी, कंसाइनी को तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंसाइनी को तभी कुछ मिलेगा जब वो चीजें बिकेंगी।
कंसाइनी जो है ये कमीशन के तौर पे काम, कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो जब तक सेल नहीं होगी इसको कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो सरतोड़ कोशिश करेगा कि वो चीज़ें जल्दी से जल्दी बिक जाएं। अब जब चीज़ें बिकेंगी कस्टमर को वो बेचेगा तो बेच के पैसे इकट्ठे करेगा, और वो पैसे इकट्ठे करने के बाद क्या करेगा जी, उन पैसों में से जो उसने अपने खर्चे किए थे वो सारे माइनस कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, और अपना कमीशन भी उसमें से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। और बाकी जो पैसे बचेंगे उनको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। वो नेट प्रोसीड्स हैं वो वापस भिजवा देगा कंसाइनर को, ठीक है। लेकिन खाली पैसे ही नहीं भिजवाएगा, उसके साथ एक परफॉर्मा भी लिख के भिजवाएगा। उस परफॉर्मे का नाम होता है अकाउंट सेल्स, ठीक है। उस परफॉर्मे में कंसाइनी क्या लिखेगा कि भाई मैंने इतनी चीज़ें बेच दी हैं, इतने इतने रुपए की बेची हैं, और इतने पैसे मेरे पास आए थे, उसमें से मेरे खर्चे ये वाले हुए हैं, सैलरीज, गोडाउन रेंट, अनलोडिंग चार्जेस वगैरह, वो सारी डिटेल में लिखेगा उसके अंदर, और बताएगा कि मेरा टोटल खर्चा इतना हो गया, वो मैंने काट लिया है, और मेरा कमीशन इतना बनता है, और बाकी जो पैसे वो मैं आपको भिजवा रहा हूँ। तो ये सारी डिटेल जो है ये कहाँ लिखी जाएगी, अकाउंट सेल्स में। अकाउंट सेल कौन लिखेगा, कंसाइनी लिखेगा, ठीक है। और ये कंसाइनी दोनों चीज़ें कंसाइनर को भेज देगा, ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, कंसाइनर जो है ये गुड्स भेज रहा है, तो जाहिर बात है इन गुड्स का वो हिसाब किताब तो रखेगा कहीं ना कहीं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करेगा। इसी तरह कंसाइनी जो है वो चीज़ें वसूल कर रहा है, उसमें से कुछ बेच रहा है, कुछ बाकी पड़ी हैं, कुछ पैसे लोगों से लेने हैं, वो भी इन सारी चीज़ों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो कंसाइनर साहब जो होते हैं ये 3 किस्म के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जिनके अंदर वो अपनी कंसाइनमेंट के सारे हिसाब किताब रखते हैं। वो 3 लेजर अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, और नंबर 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और तीसरे नंबर पे कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। इसी तरह जो कंसाइनी है वो भी एक जर्नल तो अपना बनाएगा ही बनाएगा, और उस जर्नल से फिर वो अपना लेजर अकाउंट भी बनाएगा। लेकिन ये कितने लेजर अकाउंट बनाएगा, सिर्फ एक, और वो कौन सा होगा, कंसाइनर अकाउंट। बाकी लेजर अकाउंट्स ये बना सकता है, लेकिन कंसाइनमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट या नेसेसरी लेजर अकाउंट्स जो हैं वो कंसाइनर का ही होता है, ठीक है। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये जो कंसाइनर है वो सिर्फ 3 ही लेजर अकाउंट्स बनाएगा, वो बाकी भी काफ़ी सारे लेजर अकाउंट्स बनाएगा जो आपने आईकॉम पार्ट 1 में और बीकॉम पार्ट 1 में सीखे हुए हैं, वो सारे लेजर अकाउंट्स बनाएगा। लेकिन कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी लेजर अकाउंट्स यही कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लेजर अकाउंट्स भी हो गए, इनके अंदर वो अपने खाते महफूज कर लेगा। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत अहम चीज़ है, वो क्या है जी, वो ये है, आपने ये देखा है, ये एक आपके सामने एक डायग्राम है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये जो कंसाइनर होता है ना, जो चीज़ें भेजता है, वो सिर्फ एक एजेंट को नहीं भेजेगा, यानी कि सिर्फ एक मार्केट में या एक शहर में चीज़ें नहीं भेज रहा हो सकता है वो 2 या 3 या 4 या 5 या 10, हो सकता है 20 शहरों में वो चीज़ें भेज रहा हो। इसका मतलब है हर शहर में इसका एजेंट हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है कि हर शहर में जितने शहर उतने ही एजेंट हो इसके पास। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि जो कंसाइनर साहब हैं ये मोर देन वन सिटीज़ में ये अपने एजेंट को गुड्स भिजवा सकता है, यानी कि इसकी जो कंसाइनमेंट्स हैं वो 1 नहीं 2 नहीं, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो सिटी ए में भी कंसाइनमेंट जा रही है, सिटी बी में भी जा रही है, सिटी सी में भी, सिटी डी में भी, और सिटी ई में भी इस कंसाइनर की कंसाइनमेंट्स जा रही हैं। अगर ऐसा केस है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि कंसाइनर जो साहब हैं, कंसाइनर साहब ये वाले जो लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, ये हर एक कंसाइनमेंट के लिए अलग-अलग बनेंगे। यानी कि ये 3 लेजर अकाउंट्स जो सिटी ए में कंसाइनमेंट जा रही है उसके बनेंगे, और फिर इसी तरह जो सिटी बी में कंसाइनमेंट जा रही है उसके लिए भी 3 लेजर अकाउंट्स अलग से बनेंगे, और जो सिटी सी में जो चीज़ें जा रही हैं, कंसाइनमेंट जा रही है, उसके लिए 3 लेजर अकाउंट्स अलग बनेंगे। यानी कि जितने शहरों में अलग अलग कंसाइनमेंट्स जा रही हैं, हर कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। अच्छा, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये लेजर अकाउंट्स की बनाने की वजह क्या है? बेसिकली कंसाइनर जो है वो ये जानना चाह रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के ये जानना चाह रहा है कि मुझे इस कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी कि सिटी ए में जो उसने कंसाइनमेंट भेजी है उसका जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा तो वहां से उसको पता चलेगा कि सिटी ए वाली कंसाइनमेंट से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरह एक और वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा सिटी बी की कंसाइनमेंट से, और वहां से भी उसको पता चलेगा कि मुझे सिटी बी वाली कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
ठीक है। इसी तरह वो सिटी सी, सिटी डी, सिटी ई जितनी कंसाइनमेंट्स उसकी जा रही हैं, हर एक के अलग-अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा और पता करेगा कि मुझे वहां से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। इस तरह जो लॉस वाली कंसाइनमेंट्स हैं, हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम उन कंसाइनमेंट्स को वैसे ही बंद कर दे ताकि बिजनेस को लॉस होना खत्म हो जाए। या कुछ कंसाइनमेंट जो है वो बहुत प्रॉफिट में जा रही हैं, यानी कि सिटी बी वाली जो कंसाइनमेंट है वो प्रॉफिट दे रही है, सिटी सी वाली जो कंसाइनमेंट है वो लॉस दे रही है, तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए वो कुछ वर्किंग कर सकता है इस तरह कि सिटी सी में या तो वो कुछ अमेंडमेंट्स करेगा, एजेंट बदलेगा या गुड्स बदलेगा या कुछ और करेगा, या हो सकता है कि सिटी सी को कंसाइनमेंट्स भिजवाना ही बंद कर दे, ठीक है। इसको पता चल जाता है कि इस प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट से इसको पता चल जाता है कि इससे इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये जो दूसरा अकाउंट है गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट, ये बड़ा सिंपल सा अकाउंट होता है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो गुड्स भिजवाई गई है, कंसाइनमेंट भिजवाई गई है सिटी ए को, वो उसकी कॉस्ट कितनी थी और वो कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। इसी तरह ये जो तीसरा अकाउंट बनाया जाता है कंसाइनी का अकाउंट, सिटी ए के कंसाइनी का अकाउंट जब बनेगा तो उससे पता चलेगा हाउ मच वी हैव टू रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, कि हमने सिटी ए वाला जो कंसाइनी है उससे कितने पैसे लेने हैं। इसी तरह का ये कंसाइनी अकाउंट बनेगा सिटी सी, बी, डी, ई सबके लिए, और वहां से पता चलेगा कि हर कंसाइनी से कितने कितने पैसे लेने हैं, ठीक हो गया। अब कंसाइनर वाले की बात कर लेते हैं कि ये जो कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है, ये कंसाइनर का अकाउंट कौन बना रहा है जी? कंसाइनी बना रहा है, ठीक है। अब कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट क्यों बनाता है? ताकि उसको पता चल सके कि हाउ मच ही हैव टू पे टू कंसाइनर, कि उसने अपने कंसाइनर को कितने पैसे देने हैं। अच्छा याद रखिएगा, जिस तरह एक कंसाइनर के बहुत सारे कंसाइनी हो सकते हैं, इसी तरह एक ही कंसाइनी के बहुत सारे कंसाइनर भी हो सकते हैं। ये कंसाइनी जो है एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, हो सकता है ये सिर्फ एक किस्म की गुड्स ना बेच रहा हो, ये 2, 3, 4 या 5 या 10 किस्म की चीजें बेच रहा होगा, तो वो डिफरेंट कंसाइनर से डिफरेंट तरह की गुड्स वसूल कर रहा होगा। इसलिए ये हर कंसाइनर का अलग अलग अकाउंट बनाएगा और हर कंसाइनर के अकाउंट से उसको पता चलेगा कि मैंने सिटी ए वाले कंसाइनर के कितने पैसे देने हैं, सिटी बी वाले कंसाइनर के कितने पैसे देने हैं, सिटी सी वाले कंसाइनर के कितने पैसे देने हैं, ठीक है। इस तरह ये हर कंसाइनर का अलग अलग अकाउंट बनाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब इस कंसाइनमेंट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, जो हम इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल करेंगे, उनको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो क्या है। इसमें सबसे पहली जो टर्म यूज होगी वो कंसाइनर होगी। तो बार बार एक लफ्ज़ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो कंसाइनर का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसाइनर कौन है जी? जो गुड्स भिजवाता है, ठीक है। कंसाइनी कौन होता है? जो गुड्स रिसीव करता है और फिर उन गुड्स को अपने कंसाइनर के बिहाफ पे आगे सेल करता है और सेल करके पैसे इकट्ठे करता है और कमीशन कमाता है, ठीक है। कंसाइनी का एक और काम भी होता है, याद है आपको कि उसने जब नेट प्रोसीड्स भिजवाई थी तो साथ ही एक परफॉर्मा भी भिजवाया था जिसका नाम है अकाउंट सेल्स, ठीक है। ये अकाउंट सेल्स जो परफॉर्मा है ये कंसाइनी का काम है कि वो बनाए और वो बना के उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखे और डिटेल्स लिखने के बाद वो कंसाइनर को भिजवा दे। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट है, अकाउंट सेल्स को सेल्स अकाउंट के साथ मिक्सअप नहीं कर लेना। सेल्स अकाउंट एक अलग चीज होती है और अकाउंट सेल्स एक अलग चीज होती है, ठीक है। अकाउंट सेल्स जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका मतलब है वो परफॉर्मा, जिसके अंदर वो कंसाइनी अपनी सारी डिटेल्स लिख के भेजता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स अकाउंट होता है ये लेजर अकाउंट होता है जो आप लोग बनाते हैं। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शुरू वाले चैप्टर्स में आपने काफ़ी सारे लेजर अकाउंट बनाए थे, तो यहाँ पर एक सेल्स अकाउंट भी बनाया था। बेसिकली सेल्स अकाउंट जो होता है वो सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन ये जो अकाउंट सेल होता है ये एक परफॉर्मा है जो कंसाइनी अपनी डिटेल्स लिख के भिजवाता है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन सी गुड्स होती हैं? जो कंसाइनर अपने कंसाइनी को भिजवाता है। लेकिन याद रखें कि ये गुड्स सिर्फ ट्रांसफर हो रही हैं, कंसाइनी की पोजेशन में जा रही हैं, उसके कब्जे में जा रही हैं, उसको बेची नहीं जा रही, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जब ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच जाएंगी वहां पर ये रहेंगी, लेकिन ये गुड्स असल में किसकी हैं? कंसाइनर की। तो कंसाइनर जब भी अपने स्टॉक का हिसाब लगाएगा तो उसमें इन गुड्स को लाजमी शामिल करेगा, हालांकि ये गुड्स कंसाइनी के पास पड़ी हुई हैं लेकिन ये हैं किसकी? कंसाइनर की। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस आपको पहले आपने पढ़ी हुई है। इनवॉइस का मतलब होता है कि जब सेलर गुड्स बेचता है तो जितनी चीज़ें उसने बेची हैं उन सारी चीज़ों की एक इनवॉइस बनाता है कि मैंने ये 10 यूनिट बेचे हैं, ये कुछ यूनिट के इतने प्राइस हैं और ये 10 यूनिट के टोटल इतने प्राइस हो गए, इसमें मैंने इतना डिस्काउंट दिया और टोटल मैंने इतना कैश वसूल कर लिया। ये सारी डिटेल लिखता है, इनवॉइस बनाता है,
ठीक है। इनवॉइस में और परफॉर्मा इनवॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब एक बंदा एक जो ऑनर ऑफ गुड्स है या कह लें कि बिजनेसमैन है, वो जब गुड्स बेचता है तो उस वक्त वो इनवॉइस बनाता है। लेकिन जब एक ऑनर ऑफ गुड्स अपनी गुड्स अपने एजेंट को भेजता है तो एजेंट को भेज रहा होता है, सेल नहीं कर रहा होता। इसलिए जो डिटेल वो लिख के भेजेगा उसको परफॉर्मा इनवॉइस कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होगा? ये भी एक डॉक्यूमेंट है, एक परफॉर्मा है जो कि कंसाइनर बनाता है अपने कंसाइनी के लिए। और उसमें क्या लिखा है कि मैं भाई आपको इतने यूनिट भेज रहा हूँ और हर यूनिट के इतने प्राइस हैं, हर यूनिट का इतना वेट है, हर यूनिट की इतनी क्वांटिटी है। मतलब वो सारी क्वांटिटी, ये वो सारा कुछ जो भी डिटेल्स उसकी मेंशन करनी होती है गुड्स की, वो उसके अंदर लिख के भेज देता है। और साथ में उनकी प्राइस भी लिख के भेजता है कि भाई इसकी इतनी प्राइस है, हर यूनिट की इतनी प्राइस है, टोटल इतनी प्राइस बननी चाहिए। ये सारी डिटेल जिस परफॉर्मा में लिखी जाती हैं, ये परफॉर्मा क्या कहलाता है? परफॉर्मा इनवॉइस। तो सेल्स, अकाउंट सेल्स हमने पढ़ा, अकाउंट सेल्स की एक परफॉर्मा है, वो कंसाइनी बना के भेजता है अपने कंसाइनर को। जबकि ये जो परफॉर्मा इनवॉइस है ये कंसाइनर बना के भेजता है अपने कंसाइनी को। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कमीशन की। एक तो सिंपल कमीशन होता है और एक डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन होता है। सिंपल कमीशन पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल कमीशन तो एजेंट ने लेना ही लेना है। वो अपने कंसाइनर से पहले तय करेगा कि भाई मैं आपके बिहाफ पे चीज़ें बेच रहा हूँ तो मैं आपसे 10% कमीशन लूंगा, जितनी सेल्स होगी उसका 10% मुझे मिलेगा। ठीक हो गया। वो सिंपल कमीशन सेल करने के लिए, चीज़ें बेचने के लिए। एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। ये जो डेल क्रेडिटर कमीशन आपके सामने लिखा ना भाई, इसका मतलब बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डेल क्रेडिटर कमीशन कौन देगा? ये भी कंसाइनर ही देगा। किसको देगा? कंसाइनी को। किस लिए देगा? ये सेल के लिए नहीं होता, बस यहाँ पर फर्क है। ये किसके लिए होता है? ये किस वजह से फिर दिया जाता है भाई? तो ये वजह क्या होती है जी? जब कंसाइनर अपने कंसाइनी से ये कहता है कि भाई आप उस मार्केट को जानते हो, आप वहाँ के कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को जानते हो, आपको पता है कि वहाँ के कस्टमर कैसे हैं, आप उनको उधार चीज़ें बेचते हो, तो अगर उधार बेच रहे हो तो हो सकता है कि कल को मेरे बैड डेट्स भी होंगे, तो वो बैड डेट्स की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, वो आप खुद ही लेंगे। ये कौन कह रहा है? कंसाइनर अपने कंसाइनी को। अच्छा, कंसाइनी कहता है ठीक है भाई, बैड डेट्स की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दो। अब कंसाइनर कहता है ठीक है, आपको मैं 4% आप एक्स्ट्रा कमीशन दे देता हूँ, आपसे जो 10% पहले तय हुआ था वो लेना, और ये जो 4% है ये लेना, आपको मैं 4% लेना एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, लेकिन बैड डेट्स जो होंगे वो आपके जिम्मे होंगे, मुझे पूरे पैसे चाहिए। कंसाइनी अगर इस बात का एग्री हो जाता है, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों अगर एग्री हो जाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 4% कमीशन दिया जा रहा है ये कहलाएगा डेल क्रेडिटर कमीशन। तो भाई याद रखने की बात क्या है यहाँ पर? याद रखने की बात ये है कि जब एक कंसाइनर अपने कंसाइनी को बैड डेट्स का रिस्क बियर करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन दे, तो वो एक्स्ट्रा कमीशन कहलाएगा डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक हो गया। तो डेल क्रेडिटर कमीशन का ताल्लुक बना बैड डेट्स के साथ। आगे चलते हैं, आगे आ गया नंबर 6, अकाउंट सेल्स। ये तो आपको पहले से ही पता है, अब इसके बारे में और नहीं बताऊंगा। उसके बाद है जी ओवर राइडिंग कमीशन। ये तीसरा कमीशन कहाँ से आ गया भाई? अब इसको भी जरा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? अब अगर सिचुएशन को जरा समझिएगा, अब अगर कंसाइनर उस मार्केट में अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो भाई नई प्रोडक्ट पे लोग जल्दी एतमाद नहीं करते, नई प्रोडक्ट को जल्दी खरीदने पर राजी नहीं होते। वो पता नहीं कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, कितना चलेगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके माइंड में। तो फिर वहाँ पर एजेंट का रोल आता है। ये जो कंसाइनी है इसका रोल आएगा। इसका काम है उन लोगों को मुतमईन करना, कस्टमर्स को मुतमईन करना कि भाई प्रोडक्ट अच्छी है, इस्तेमाल करके देखो। इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी इसको मेहनत करना पड़ेगी। तो कंसाइनर जो है ये चाहता है कि मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च करूं मार्केट में, तो कंसाइनी कहता है कि भाई इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर कंसाइनर और कंसाइनी इस दोनों इस पर राजी हो जाते हैं कि भाई ठीक है, आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करो और आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा इस नई प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर कंसाइनी का इसमें मान जाता है तो भाई इनके दरमियान वायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो कमीशन दिया जाएगा नई प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए,
ये कमीशन कहलाएगा ओवरराइडिंग कमीशन। तो भाई ओवरराइडिंग कमीशन के लिए याद रखने की क्या बात है कि ये वो कमीशन है जो कंसाइनर अपने कंसाइनी को देता है एक नई प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो डेल क्रेडिटर कमीशन किसके लिए था? बैड डेट्स के रिस्क के लिए। और ये जो ओवरराइडिंग कमीशन है ये नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैड डेट्स में। अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो किसके खाते में पड़ेंगे? वो कंसाइनर के खाते में पड़ेंगे या कंसाइनी के खाते में पड़ेंगे? ये आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए है। अब ज़रा आप लोग एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि भाई ये जो बैड डेट्स अगर हो जाते हैं, कस्टमर को कंसाइनी ने चीज़ें उधार बेच दी, वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, अब वो पैसे अदा नहीं कर सकता, वो पैसे हमारे डूब गए, वो बैड डेट्स हो गए। अब बैड डेट्स जो हुए हैं, नुकसान तो हुआ, ये किसके खाते में पड़ना चाहिए भाई? ये किसके खाते में पड़ना चाहिए? बताओ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अगर तो कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये बैड डेट्स का जो नुकसान हुआ है ये कंसाइनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कंसाइनी के खाते में पड़ेगा। कंसाइनर अपने पूरे पैसे लेगा कंसाइनी से। ठीक हो गया? लेकिन अगर कंसाइनर साहब अपने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि ये बैड डेट्स फिर किसके खाते में पड़ेंगे? कंसाइनर के खाते में। ठीक हो गया? तो ये याद रखिएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर पे हो रहा है तो कंसाइनी बर्दाश्त करेगा इस खाते को, इस लॉस को। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं किया जा रहा कंसाइनी को तो फिर कंसाइनी भाई मुफ्त में यह बर्दाश्त नहीं करेगा लॉस, वो फिर लॉस कंसाइनर को खुद को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है अभी तक, कोई चीज़ अभी नहीं आपको समझ आ रही, कोई डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन में कोई पॉइंट आपको ऐसा है जो क्लियर नहीं हो सका, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं या घर में बैठ के कंसाइनमेंट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन तक पहुंचाएं इसको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सी मज़ेदार वीडियोज़ और भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।